महेश जी, आपका स्वागत है। सिनेमा में, हिंदुस्तानी सिनेमा में सबसे बड़ी जो कहानी है जो सिनेमा की, वो क्या है? देखिए, हमारी ये मिली-जुली तहज़ीब, हमारी ये डाइवर्सिटी जिसको आप कहते हैं, इतने तरह के रंग हैं हमारे हमारे इतने कल्चर्स हैं जो मिल मिला के एक रंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसमें से अगर आप कोई भी एक रंग को निकालें तो कहीं पर वो जो रंग जो है हमारा फीका हो जाता है। यही सोच है जिस पे हिंदुस्तानी सिनेमा ने अपना एक सफ़र शुरू किया था, और ये हमको हमारे पुरखों से ये देन मिली है। हमारे जो राष्ट्रपिता ने जिस जो बार बार हमारी जो एक सेक्युलर क्रीड की बात दोहराई थी, जिसको नेहरू जी ने रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिया था, वो गंगोत्री है जहाँ से हिंदुस्तानी आज तो सिनेमा का सब। सेक्युलरिज्म को बड़ी गालियाँ पड़ती हैं। हाँ, वो होता है कि एक अंधेरी रात आती है, लगता है कि बस सुबह अब होगी ही नहीं, और मगर यकीनन सुबह होगी। और ये जो दौर है, ये हिंदुस्तानी जो स्वभाव है उसके विपरीत है। मैं कलकत्ता जब गया था पिछले साल दुर्गा पूजा के दौरान, तो वहाँ पर मुझे बौन देवी नाम की एक देवी है जो मुसलमानों ने जिसका एक कल्पना करके उसका एक फॉर्म क्रिएट किया है, जो दुर्गा माँ का ही एक रूप है। तो दुर्गा की पूजा में मुसलमान भी शामिल होता है, उसको बौंदी देवी बोलता है, और ये काली माँ बोलते हैं या दुर्गा माँ बोलते हैं। तो मैंने कहा कि यार, जिस मुल्क में ये तहजीब सालों से जिंदा है, वो मुल्क तो सुरक्षित है। और पंडित मुल्लाओं को दोनों को नहीं पसंद होगी ये। वो बिल्कुल पसंद, क्योंकि वो आपको एक ही रंग में रंगना चाहते हैं। और जीवन का अगर ये सत्य होता तो बागीचे में सिर्फ केवल एक ही रंग के फूल होते हैं। ये कुदरत की चीख चीख के हर पल आपको ये कहती है कि मेरा कोई एक रंग नहीं है, ये सारे रंग मेरे हैं। और यही हिंदुस्तान के जो हमारे बड़ों ने हमें ये शिक्षा दी थी। सबसे कठिन आपके लिए कौन सी फिल्म थी बनाने में? ज़ख्म, जो मेरे आप बीती पर बनाई थी। मेरी माँ एक शिया मुसलमान थी, मेरे पिता एक नागर ब्राह्मण थे। उनका विवाह नहीं हुआ था क्योंकि उनकी जो बड़े थे मेरे पिता की, उन्होंने इस रिश्ते को जायज़ नहीं समझा था कि किसी पराई से उनका एक संबंध हो गया। डैडी आपसे इसलिए शादी नहीं कर सके ना, क्योंकि आप मुसलमान हैं? हम्म, क्या हिंदू की शादी मुसलमान से नहीं हो सकती? हो सकती है बेटे, पर तेरी दादी जैसे कुछ लोगों को ये मंजूर नहीं है। तेरे डैडी ने अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, पर हम दोनों का प्यार उनकी नफरत के सामने बहुत कम पड़ गया बेटे। तो हमने बचपन में वो तकलीफ़ झेली थी। हमने बाहर रहकर वो तकलीफ़ को पूरी तरह महसूस किया था। तो हमने जब 92 के बाद में, जब बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करने के बाद में जो हमारे मुंबई में और हमारे मुल्क में जो आग लगी थी, उसको हमने एक फ्रेम बनाकर अपनी पर्सनल कहानी कही थी। और फिर वो सपना हमने जो हमारे बड़े सपनों सालों से देखते आए हैं, उसको दोबारा हमने आर्टिकुलेट किया था मगर कि उस दौर में आपको कुछ न कुछ काटना पड़ा था फिर। हाँ, मुझे वो 98 में एनडीए की सरकार थी, और मुझे याद है कि होम मिनिस्ट्री के साथ में इंटरेक्ट करना पड़ा था। हालांकि सेंसर बोर्ड के जो मेंबर्स थे, जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, उन्होंने पिक्चर को बिल्कुल बिना किसी कट के क्लियर की थी। मगर हमारी जो चेयरपर्सन थी वो डर गई थी
आशा पारेख जी थी, तो उन्होंने उस फेज़ में होम मिनिस्ट्री को फिल्म रेफर की थी, और होम मिनिस्ट्री ने वो एक सीन था जहाँ पर वो भगवा कपड़े पहने, अपने सर पे जो बैंड लगा के वो जो क्राउड आता है हल्ला मचाने के लिए हॉस्पिटल में, उन्होंने कहा कि इसका रंग जो है बदलिए। तो मैंने कहा ये तो हमने बाबरी मस्जिद की जब आप तो तोड़ा गया था तो ये उसके ऊपर गुम्बद पे खड़े थे वो, ये तो इतिहास से कैसे निकालेंगे आप, मेरी फिल्म से निकाल देंगे। तो उन्होंने जवाब नहीं दिया था, मगर उनको बात समझ आ गई थी कि अगर ये कहानी तो सालों साल रहेगी जख्म। 98 के बाद में आज 2014 उसका, इस फिल्म का आज भी जिक्र होता है, आज भी टीवी पे दिखाई जाती है, मगर उस पर उन्होंने वो निकाल दिया था। हम सबका ये नारा है, हम सबका ये नारा है। तो शायद ये इंटॉलरेंट जो आइडियोलॉजीज होती है वो कहानी कहने वालों को से डरते हैं और उनकी आवाज़ को हमेशा घोटने की कोशिश करते हैं। बाबरी मस्जिद को गिराने के जो पीछे जो सोच थी, वो एक तरह से आप देखें तो आज हिंदुस्तान पे राज कर रही है। तो ये हम आवाम, संविधान, ये कैसे नेगोशिएट करेगा? देखिए, इसमें बहुत सुकून हमको इस बात से प्राप्त करना चाहिए कि एक तबका है जिसने मौजूदा सरकार को चुना है, 31% या 32% है, बाकी एक बहुत बड़ी संख्या है जिन्होंने उनको नहीं चुना है। ये तो आने वाला वक्त इनको ही ये सिद्ध कर देगा कि देखिए ये जो इस मोड़ पे सत्ता इनके हाथ में आई है वो इनके हाथ में रहेगी नहीं अगर ये ज़्यादा दिन इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को असर्ट करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारे बिल्कुल स्वभाव के विपरीत है। हिंदुस्तान की आवाम जो है उसका स्वभाव का इस सोच जिसका कोई तालमेल ही नहीं है, ये मेरा यकीन है। हाँ, क्योंकि वो पिछली सरकार के नीतियों से बहुत खफा थी, तो उन्होंने एक तरह से अपना आक्रोश उनके खिलाफ दिखाया है। इनके पक्ष में ऐसा किया है ये कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है। भारतीय सिनेमा को अभी किस तरह की चुनौती आएगी आने वाले दिनों में? देखिए, हमारे नौजवानों के अंदर एक बात बैठा दी गई है पोस्ट लिबरलाइजेशन 92 के बाद में कि प्रॉफिट से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, प्रॉफिट अबव वैल्यूज़ जो है, ये सोच को री एग्जामिन करना होगा। क्योंकि ये संभव है कि आप वैल्यूज़ को बरकरार रखते हुए आप एक प्रॉफिटेबल व्हीकल बनाए। क्या मुग़ल आज़म प्रॉफिटेबल व्हीकल नहीं था, मगर अपने जो वैल्यूज़ थे उसमें ज़िंदा थे? क्या मदर इंडिया में वैल्यूज़ नहीं थी? क्या प्रॉफिट उसने नहीं कमाई? बिल्कुल थी। तो हम जब तक ये नहीं सोचेंगे कि एक वैल्यू से हमारी कनेक्टेड फिल्म हो जो प्रॉफिटेबल भी हो सकती है, तब तक हम ये ऐसी फिल्म बनाएंगे नहीं। महेश भट्ट के लिए सबसे इन्फ्लुएंशियल, इंस्पिरेशनल फिगर कौन है सिनेमा में? हिंदुस्तानी सिनेमा में दिलीप कुमार साहब हैं, क्योंकि यूसुफ खान जिसने अपने आप को दिलीप कुमार कह के आइडेंटिफाई करना ज़रूरी समझा आज़ादी के बाद में, उसने अपनी निजी ज़िंदगी में और अपने काम के ज़रिए बार बार इस मिलोजुली तहज़ीब की ही बात की है, उसको जिया है। और मुझे लगता है कि ऐसे जो गहने हैं इनकी कदर अगर हम नहीं करते हैं तो हम अपने साथ ही नाइंसाफ़ी करते हैं, कहीं हम ही गरीब हो जाएंगे। दिलीप कुमार के ऊपर कभी फिल्म बनेगी? मुझे लगता है कि ऐसे लोग जब हमारे बीच से गुजरते हैं तो उनकी खुशबू हमारे जहन में सालों साल रहती है। यकीनन आज नहीं कल उनकी ज़िंदगी पर फिल्म कोई ना कोई बनाएगा ज़रूर। महेश भट्ट फिल्म भी बनाते हैं, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पे बोलते भी हैं और धरने पे भी उतरते हैं। इसको लेकर कभी कुछ टेंशन आप महसूस करते हैं या कुछ दबाव? अकेलापन घेरता है। जैसे पिछले कुछ दिनों में हमने जो देखा है, जो मुल्क की फ़िज़ाओं में जो पॉलिटिक्स खेली जा रही है, जिस किस्म की ट्रीटमेंट दी जा रही है माइनॉरिटी लोगों को, तो हमने जब सड़क पे खड़े रहकर आवाज़ उठाई तो हमको अपने गहरी अकेलेपन का एहसास हुआ, मगर उस तन्हाई में भी एक शान थी हमारी कि हम शायद बापू की सोच को जी रहे हैं और हमारे को ऊर्जा, हमको शक्ति उसी से मिलती है। और मुझे लगता है कि हाँ, दुकानदारी में लोग कहते हैं कि साहब देखो ज़्यादा
पावर सेंटर से जूझना सही नहीं है, मगर फिल्म मेकर को तो हर मौसम में अपनी ही दिल की बात कहनी चाहिए। हमने 98 में अपनी बात कही थी और तब नहीं डरे थे, तो अब क्या डरेंगे। इतिहास को पुनर्लेखन की कोशिश की जा रही है, आज़ादी आवाज़ को दबाने की कोशिश। क्या हमारी क्रिएटिव जो फ्रेटर्निटी है वो ये चुनौती से के लिए ऊपर उठेंगे या दब जाएंगे? ये है, अंधेरी रात है और बहुत ही काली एक रात है। इसमें जब तक जो क्रिएटिव जो लोग हैं, इंडिपेंडेंट जो थिंकर्स हैं, जहाँ वो हैं, अपने तरफ से प्रयास करके एक छोटा सा दिया नहीं जलाएंगे, तो ये अंधेरा यकीनन और गहरा हो जाएगा। और जैसे बर्टोल्ड ब्रेक्ट कहते थे, डार्क टाइम्स राइट अबाउट डार्क टाइम्स। और 98 में जो हमने फिल्म बनाई थी जख्म, तो उसमें वो डार्क टाइम्स का जिक्र किया था। हर सूरत में फिल्म मेकर का कर्तव्य है कि वो रियलिटी और अत्याचार को बेझिझक प्रेजेंट करे पर्दे पे या अपने माध्यम से। ये करना बहुत ज़रूरी है, मगर लगता है कि ये रास्ता कठिन है, क्योंकि लोग कहते हैं या तो आपको कॉप्ट किया जाएगा, या आप कॉम्प्रोमाइज़ खुद करेंगे, या आपको डरा के खामोश कर दिया जाएगा। मगर जितना आप एक आज़ाद पसंद मुल्क के की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं, उतनी ही शिद्दत से वो एक चीख बनकर आपके सामने अपना नया रूप दिखाती है। और ये यकीनन होगा, क्योंकि ये होता रहेगा, हुआ है और ये होता रहेगा। आखिरी सवाल, बाबरी मस्जिद को जानबूझ के गिराने में और बामियान मुद्दा को गिराने में 92 और 2001 क्या फ़र्क है क्या? कोई फ़र्क नहीं है। ये जो एक्सट्रीमिस्ट सोच है, वो किसी एक मुल्क की जागीर नहीं, किसी एक मज़हब की जागीर नहीं है। ये हर मज़हब में ये इंटॉलरेंट फैक्शंस होते हैं, जिनके खिलाफ उसी मज़हब के लोगों का कर्तव्य है कि वही लड़ें उसके खिलाफ। जब तक हम ये नहीं करते हैं, तब तक अमन या एक नॉर्मल सी का एहसास आपको दूर दूर तक नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं थैंक यू।